4 महान अमेरिकी, वाशिंगटन, फ्रैंकलिन, वेबस्टर और लिंकन की कहानियां जो आपके जीवन को बदल देंगी। मूल लेखक जेम्स बाल्डविन, हिंदी अनुवादक यश माकड़ और hindiaudiobook.com द्वारा साल 2024 में प्रकाशित। आप इसे YouTube के अलावा स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। भाग 4, अब्राहम लिंकन की कहानी। 1. केंटुकी घर। ओडगेस विले से कुछ ही दूर पर एक आदमी रहता था जिसका नाम थॉमस लिंकन था। इस आदमी ने एक नाले के किनारे अपने लिए एक छोटा सा लॉग केबिन बनाया था जहां पानी का एक झरना बहता रहता था। इस केबिन में सिर्फ एक कमरा था। नाले के पास एक छोटा सा दरवाजा था और एक छोर पर खुरदरे पत्थरों और मिट्टी से बनी एक बड़ी चिमनी थी। चिमनी नीचे से बहुत चौड़ी और ऊपर से संकरी थी। यह मिट्टी से बनी थी और बाहर की तरफ चपटे पत्थर और पतली लकड़ियां रखी हुई थी ताकि यह टूटकर अलग न हो जाए। चिमनी में एक तरफ दीवार में खिड़की के लिए एक चौकोर छेद था, लेकिन इस खिड़की में कोई शीशा नहीं था। गर्मियों में इसे हमेशा खुला छोड़ दिया जाता था। ठंड के मौसम में हवा और बर्फ से बचाने के लिए इस पर हिरण की खाल या मोटे कपड़े का टुकड़ा लटका दिया जाता था। रात में या तूफानी दिनों में दरवाजे पर भालू की खाल लटका दी जाती थी, क्योंकि वहां कोई दरवाजा नहीं था जिसे खोला या बंद किया जा सके। कमरे में कोई छत नहीं थी, लेकिन केबिन में रहने वाले लोग ऊपर देखकर नंगी शहतीरें और खुरदरी छत की तख्तियां देख सकते थे, जिन्हें मिस्टर लिंकन ने खुद ही तोड़कर काटा था। वहां कोई फर्श नहीं था, केवल जमीन थी जिसे इतना चिकना और पीटकर बनाया गया था कि वह फुटपाथ की तरह समतल और कठोर हो गई थी। कुर्सियों के लिए केवल लकड़ी के टुकड़े और चिमनी के एक तरफ एक कच्ची बेंच थी। बिस्तर डंडों का एक छोटा सा मंच था जिस पर जंगली जानवरों की रोईदार खालें और घर के बुने हुए सामान की एक पैचवर्क रजाई फैली हुई थी। इस गरीब केबिन में 12 फरवरी 1809 को एक लड़के का जन्म हुआ। परिवार में पहले से ही एक बच्चा था, 2 साल की एक लड़की जिसका नाम सारा था। छोटा लड़का बड़ा होकर अन्य बच्चों की तरह मजबूत हो गया और उसके माता पिता ने उसका नाम अब्राहम रखा, जो उसके दादा के नाम पर था, जिन्हें कई साल पहले इंडियंस ने मार डाला था। जब वह दौड़ने लायक हो गया तो उसे केबिन के दरवाजे के पास पेड़ों के नीचे खेलना पसंद था। कभी कभी वह अपनी छोटी बहन के साथ जंगल में जाता और पक्षियों और गिलहरियों को देखता। उसका कोई साथी नहीं था। उसे खिलौनों या खेल की चीजों का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन वह एक खुशमिजाज बच्चा था और उसके कई मजेदार तरीके थे। पिता थॉमस लिंकन एक दयालु व्यक्ति थे, बहुत मजबूत और बहादुर भी। कभी कभी वह बच्चे को अपने घुटनों पर बिठा लेते और उसे विशाल जंगल, इंडियंस और जंगल के पहाड़ियों में घूमने वाले भयंकर जानवरों की अजीब और सच्ची कहानियां सुनाते। थॉमस लिंकन हमेशा जंगली सीमा पर रहते थे और उन्हें जंगल में हिरण और दूसरे जानवरों का शिकार करना ज्यादा पसंद था, न कि कोई और काम करना। शायद यही वजह थी कि वे इतने गरीब थे। शायद यही वजह थी कि वे जीवन की इतनी कम सुविधाओं के साथ छोटे से लॉग केबिन में रहने से संतुष्ट थे। लेकिन नैन्सी लिंकन, जो एक युवा मां थी, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वह भी जंगल के असभ्य दृश्यों के बीच पली बढ़ी थी। उसने कभी बेहतर चीजें नहीं देखी थी और फिर भी वह स्वभाव से ही सभ्य और सौम्य थी। और जो लोग उसे जानते थे वे कहते थे कि वह बहुत सुंदर थी। वह एक आदर्श गृहिणी भी थी और उसका छोटा सा लॉग केबिन पूरे मोहल्ले में सबसे साफ सुथरा और सबसे अच्छी तरह से रखा हुआ घर था। कोई भी महिला उससे ज्यादा व्यस्त नहीं हो सकती थी। वह कताई और बुनाई करना जानती थी और वह अपने परिवार के लिए सारे कपड़े बनाती थी। वह कुल्हाड़ी और कुदाल चलाना जानती थी और जब भी जरूरत होती तो वह खेत या बगीचे में काम कर सकती थी। उसने राइफल से गोली चलाना भी सीख लिया था और वह अपने पति की तरह ही आसानी से हिरण या अन्य जंगली जानवरों को मार गिरा सकती थी। और जब शिकार घर लाया जाता तो वह उसे तैयार कर सकती थी, मांस को भोजन के रूप में पका सकती थी और खाल से अपने पति और बच्चों के लिए कपड़े बना सकती थी। एक और काम भी था जो वह कर सकती थी, वह पढ़ सकती थी
और वह जितनी भी किताबें पा सकती थी पढ़ती थी। उसने अपने पति को वर्णमाला के अक्षर सिखाए और उसने उसे अपना नाम लिखना सिखाया, क्योंकि थॉमस लिंकन कभी स्कूल नहीं गया था और उसने कभी पढ़ना नहीं सीखा था। जैसे ही अब्राहम लिंकन समझने लायक बड़े हुए, उनकी मां ने उन्हें धर्म ग्रंथ से कहानियां पढ़कर सुनाई। फिर जब वे बहुत छोटे थे तो उन्होंने उन्हें खुद कहानियां पढ़ना सिखाया। पड़ोसियों को यह बहुत अच्छी बात लगी कि इतना छोटा लड़का पढ़ सकता है। उनमें से बहुत कम लोग थे जो इतना पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत कम लोगों को लगा कि पढ़ना सीखना कोई बड़ी बात है। उन दिनों केंटुकी के उस हिस्से में कोई स्कूल नहीं था, और हाँ, वहां कोई पब्लिक स्कूल भी नहीं था। एक सर्दी में एक घुमंतू स्कूल मास्टर उस रास्ते से आया। उसने मिस्टर लिंकन के घर से कुछ ही दूरी पर एक केबिन में रहने की छुट्टी ले ली और नोटिस दिया कि वह 2 या 3 सप्ताह के लिए स्कूल में पढ़ाएगा। लोग इतने गरीब थे कि उसे लंबे समय तक पढ़ाने के लिए पैसे नहीं दे सकते थे। इस स्कूल मास्टर का नाम जकारिया रीनी था। मीलों दूर से युवा लोग स्कूल में आते थे। उनमें से ज्यादातर बड़े लड़के और लड़कियां थे, और कुछ बड़े हो चुके युवा पुरुष थे। एकमात्र छोटा लड़का अब्राहम लिंकन था, और वह अभी 5 साल का भी नहीं था। उस स्कूल में सिर्फ एक किताब पढ़ाई जाती थी, और वह थी स्पेलिंग बुक। इसके अंत में कुछ आसान पाठ थे, लेकिन उन्हें तब तक नहीं पढ़ाया जाना था जब तक किताब के हर शब्द की स्पेलिंग न हो जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़े लड़के लड़कियों को कैसा लगा होगा जब अब्राहम लिंकन ने यह साबित कर दिया कि वह उनमें से किसी से भी बेहतर वर्तनी और पढ़ाई कर सकते थे। दूसरा, काम और दुख। शरद ऋतु में जब अब्राहम लिंकन 8 वर्ष के थे, उनके माता पिता अपना केंटुकी स्थित घर छोड़कर इंडियाना के स्पेंसर काउंटी में चले गए। इंडियाना को राज्य बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। जमीन बहुत सस्ते में खरीदी जा सकती थी, और मिस्टर लिंकन को लगा कि वह वहां अपने परिवार के लिए अच्छी कमाई कर सकता है। उसने यह भी सुना था कि इंडियाना के जंगलों में शिकार की भरमार है। पुराने घर से नए घर तक की दूरी 70 या 80 मील से ज्यादा नहीं थी, लेकिन यह वास्तव में बहुत दूर लग रहा था, और यात्रियों को अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचने में कई दिन लग गए। रास्ते के एक हिस्से में कोई सड़क नहीं थी, और सामान ढोने वालों को घने जंगल के बीच से खुद के लिए रास्ता काटना पड़ा। लड़का अब्राहम अपनी उम्र के हिसाब से लंबा और बहुत मजबूत था। वह पहले से ही कुल्हाड़ी चलाना जानता था, और बहुत कम लोग उससे बेहतर राइफल चला सकते थे। वह हर तरह के काम में अपने पिता का सहायक था। नवंबर में परिवार उस जगह पहुंचा जो उनका भावी घर बनने वाला था। सर्दी करीब थी। कोई घर नहीं था, न ही किसी तरह का आश्रय। धैर्यवान थकी हुई माँ और कोमल छोटी बहन का क्या होगा, जिन्होंने लंबी कठिन यात्रा के दौरान खुद को इतनी बहादुरी से संभाला था। जैसे ही घोड़ों को गाड़ी से उतारा गया, अब्राहम और उसके पिता अपनी कुल्हाड़ियों के साथ काम पर लग गए। कुछ ही समय में उन्होंने एक जगह बना ली जिसे वे शिविर कहते थे। यह शिविर एक कच्ची झोंपड़ी थी जो खंभों और पत्तियों तथा शाखाओं से बनी हुई थी। यह 3 तरह से बंद थी ताकि उत्तर और पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं या तेज बारिश अंदर न आ सके। चौथी तरफ खुली छोड़ दी गई थी और उसके सामने आग जला दी गई। यह आग हर समय जलती रहती थी। इससे शिविर का अंदरूनी हिस्सा गर्म रहता था। एक बड़ी लोहे की केतली को जंजीर और डंडे के सहारे उसके ऊपर लटकाया जाता था, और इस केतली में वसा युक्त बेकन, हिरण का मांस, फलियां और मकई को परिवार के खाने और रात के खाने के लिए उबाला जाता था। गर्म राख में अच्छी माँ स्वादिष्ट मकई के डोजर पकाती थी, और कभी कभी शायद कुछ आलू भी। शिविर के एक छोर पर खाना पकाने के कुछ बर्तन और फर्नीचर के छोटे छोटे सामान थे, जिनके बिना सबसे गरीब घर भी नहीं रह सकता। बाकी जगह परिवार के बैठने का कमरा और शयन कक्ष था। फर्श पत्तों से ढका हुआ था, और इन पर हिरण और भालू तथा अन्य जानवरों की रोएदार खालें बिछाई गई थी। इसी कैंप में परिवार ने इंडियाना में अपनी पहली सर्दी बिताई थी। वह सर्दी कितनी ठंडी और उदास रही होगी। तूफानी रातों, चीखती हवा, बर्फ के ओले और कड़ाके की ठंड के बारे में सोचिए।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बसंत के महीनों के आने से पहले मां की ताकत कम होने लगी। लेकिन थॉमस लिंकन के लिए यह एक व्यस्त सर्दी थी। हर दिन जंगल में उनकी कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई देती थी। वह जमीन साफ कर रहे थे ताकि बसंत में उस पर मक्का और सब्जियां उगाई जा सके। वह अपने नए घर के लिए लकड़ियां काट रहा था, क्योंकि अब उसने मन बना लिया था कि उसे केबिन से बेहतर कुछ और चाहिए। जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। अब्राहम और उसके पिता के लिए बहुत सारे जानवरों को मारना आसान था और इस तरह परिवार को ताजा मांस की आपूर्ति होती रहती थी। अब्राहम काटने, शिकार करने और जाल बिछाने में बहुत व्यस्त रहता था, क्योंकि वह एक छोटा लड़का था। उसके पास खेलने के लिए बहुत कम समय था, और चूंकि उसका कोई साथी नहीं था, इसलिए हम नहीं जानते कि वह खेलना भी चाहता था या नहीं। अपनी मां के साथ वह बार बार धर्म ग्रंथ की कहानियां पढ़ता था, जो उन दोनों को बहुत पसंद थी। और ठंड और तूफानी दिनों में जब वह शिविर से बाहर नहीं जा सकता था, तो उसकी मां ने उसे लिखना सिखाया। बसंत में नया घर बनाया गया। यह सिर्फ एक लकड़ी का घर था, जिसमें नीचे एक कमरा और ऊपर एक मचान था। लेकिन यह केंटकी के पुराने केबिन से इतना बेहतर था कि यह एक महल जैसा लगता था। परिवार शिविर में रहने से इतना थक गया था कि फर्श बिछाने या दरवाजे पर कोई दरवाजा लगाने से पहले ही वे नए घर में चले गए। फिर जुताई, रोपण और कुदाल का काम शुरू हुआ। हर कोई दिन के उजाले से लेकर अंधेरे तक व्यस्त रहता था। वहां इतने सारे पेड़ और तने थे कि मकई के उगने के लिए बहुत कम जगह थी। गर्मियां बीत गई और पतझड़ आ गया। फिर बेचारी मां की शक्ति जवाब दे गई। वह अब अपने घर के काम नहीं कर सकती थी। उसे अपने बच्चों की मदद पर अधिक से अधिक निर्भर रहना पड़ा। आखिरकार वह इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब्राहम, मैं तुमसे दूर जा रही हूं और तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मैं जानती हूं कि तुम हमेशा अपनी बहन और पिता के प्रति अच्छे और दयालु रहोगे। जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है, वैसा ही जीने की कोशिश करो और अपने स्वर्गीय पिता से प्यार करो। 5 अक्टूबर को वह सो गई और फिर कभी नहीं जागी। घर से आधा मील दूर एक बड़े गुलर के पेड़ के नीचे पड़ोसियों ने अब्राहम लिंकन की मां के लिए कब्र खोदी और वहीं उन्होंने उसे चुपचाप और बहुत दुख के साथ दफना दिया। वहां धार्मिक सेवाओं का संचालन करने के लिए कोई पादरी नहीं था। उस नए पूरे देश में कोई भी धार्मिक स्थान नहीं था और कब्र के आसपास शोकग्रस्त लोगों को सांत्वना और आशा के शब्द बोलने के लिए कोई पवित्र व्यक्ति नहीं मिल सका। लेकिन लड़के अब्राहम को एक यात्रा करने वाले प्रचारक की याद आई, जिसे वे केंटकी में जानते थे। इस प्रचारक का नाम डेविड एल्किन था। काश वह आता। और इसलिए जब सब कुछ खत्म हो गया तो उस लड़के ने बैठकर डेविड एल्किन को एक पत्र लिखा। वह सिर्फ 9 साल का बच्चा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह अच्छा आदमी उसकी गरीब मां को याद करेगा और आएगा। पत्र लिखना कोई आसान काम नहीं था। कागज और शाही आम इस्तेमाल की चीजें नहीं थी, जैसा कि हमारे यहाँ है। लेकिन आखिरकार पत्र पूरा हो गया और भेज दिया गया। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ले जाया गया, क्योंकि उन दिनों डाक बहुत कम और दूर दूर तक आती थी और डाक शुल्क बहुत ज्यादा था। यह बहुत संभव है कि केंटकी जा रहे किसी मित्र ने इसे अंततः अच्छे उपदेशक को सौंपने का बीड़ा उठाया हो। महीनों बीत गए। पेड़ों पर फिर से पत्तियां आ गई। जंगल में जंगली फूल खिलने लगे। आखिरकार उपदेशक आया। उसने घोड़े पर सवार होकर 100 मील की यात्रा की थी। उसने नदियों को पार किया था और पथहीन जंगलों से होकर यात्रा की थी। उसने जंगली जानवरों के खतरों का सामना किया था और यह सब उस लड़के के प्रार्थनापूर्ण पत्र के उत्तर में हुआ था। उसे इनाम की कोई उम्मीद नहीं थी, सिवाय उस इनाम के जो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो अपना कर्तव्य निभाता है। उसे नहीं पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया के सबसे बड़े प्रचारक उसके दुखद काम से ईर्ष्या करेंगे। और अब दोस्त और पड़ोसी फिर से बड़े गुलर के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। अंतिम संस्कार का उपदेश दिया गया, भजन गाए गए, प्रार्थना की गई, सांत्वना और सहानुभूति के शब्द बोले गए।
उस समय से अब्राहम लिंकन का मन एक उच्च और महान उद्देश्य से भर गया। बचपन में ही उसकी माँ ने उन्हें सत्य और न्याय से प्रेम करना, लोगों के बीच ईमानदार रहना और ईश्वर का आदर करना सिखाया था। ये सबक उन्होंने कभी नहीं भूले। बहुत समय बाद जब दुनिया ने उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में जान लिया, तो उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी हूं या जो कुछ भी बनने की आशा करता हूं, उसका श्रेय मेरी देवदूत मां को जाता है। तीसरा, नई मां। लॉग हाउस, जिसे अब्राहम लिंकन अपना घर कहते थे, वह पहले से ज्यादा अकेला और उदास हो गया था। उसकी मां की मौजूदगी की धूप हमेशा के लिए उसमें से चली गई थी। उसकी 12 वर्षीय बहन सारा घर की रखवाली और खाना बनाने का काम करती थी। उसके पिता को अभी तक घर में फर्श बिछाने या दरवाजा लगाने का समय नहीं मिला था। लकड़ियों के बीच बड़ी बड़ी दरारें थी, जिनसे हर तूफानी दिन हवा और बारिश बहती थी। ऐसे घर में ज्यादा आराम नहीं था। लेकिन वह लड़का कभी भी बेकार नहीं बैठता था। सर्दियों के लंबे दिनों में जब कोई काम नहीं होता था, तो वह अपना समय पढ़ने में या अपनी लिखावट सुधारने में बिताता था। उस जंगल में रहने वाले लोगों के घरों में बहुत कम किताबें थी, लेकिन अगर अब्राहम लिंकन को किसी किताब के बारे में पता चलता, तो वे उसे उधार लेकर पढ़ने तक चैन से नहीं बैठ पाते थे। एक और गर्मियां बीत गई और फिर एक और सर्दी। फिर एक दिन श्री लिंकन अपने 2 बच्चों और उनके चचेरे भाई डेनिस हैक्स को घर और खेत की देखभाल के लिए घर पर छोड़कर केंटकी की यात्रा पर चले गए। मुझे नहीं पता कि वह कितने समय तक घर से बाहर रहा, लेकिन यह कई सप्ताह नहीं हो सकता था। एक शाम बच्चे यह देखकर हैरान रह गए कि 4 घोड़ों वाली एक गाड़ी दरवाजे के सामने आकर रुकी। उनके पिता गाड़ी में थे। उनके पास एक दयालु चेहरे वाली महिला बैठी थी और गाड़ी के नीचे पुआल पर 3 अच्छे कपड़े पहने बच्चे बैठे थे, 2 लड़कियां और एक लड़का। और गाड़ी में कुछ शानदार चीजें भी थी। 6 स्प्लिट बॉटम कुर्सियां, दराजों वाला एक ब्यूरो, एक लकड़ी की संदूक और एक पंखदार बिस्तर था। ये सभी चीजें उस लड़के और लड़की के लिए बहुत बढ़िया थी, जिसने अभी ऐसी विलासिता का उपयोग नहीं किया था। अब्राहम और सारा, मिस्टर लिंकन ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, मैं आपके लिए एक नई माँ, एक नया भाई और 2 नई बहनें लाया हूं। नई माँ ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया और निसंदेह उन पर दया की दृष्टि से देखा। वे नंगे पैर थे। उनके पास जो थोड़े से कपड़े थे, वे फटे पुराने कपड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे उसके अपने खुश बच्चों की तरह नहीं दिख रहे थे, जिनकी उसने इतनी अच्छी तरह से देखभाल की थी। और अब लिंकन के घर में बहुत बड़ा बदलाव होने में ज्यादा समय नहीं लगा। फर्श बिछाया गया, दरवाजा लगाया गया, खिड़की बनाई गई, लकड़ियों के बीच की दरारों को मिट्टी से पोता गया। घर को बढ़िया ढंग से सजाया गया था। कुर्सियां, ब्यूरो और पंखों वाला बिस्तर। दयालु नई माँ ने उस जगह में धूप और उम्मीद लाई जो कभी इतनी उदास थी। युवा लड़के डेनिस हैक्स के साथ अब परिवार में 6 बच्चे थे, लेकिन सभी के साथ एक जैसी दयालुता से पेश आया जाता था। सभी को एक जैसी मातृवत देखभाल मिलती थी और इसलिए बहुत मेहनत के बीच उन सभी के लिए कई सुखद दिन थे। 4. स्कूल और पुस्तकें। इसके कुछ समय बाद ही आस पड़ोस के लोगों ने तय कर लिया कि उन्हें एक स्कूल हाउस बनाना चाहिए, और इसलिए फसल कटने के एक दिन बाद लोगों ने मिलकर पेड़ों को काटा और उस उद्देश्य के लिए एक छोटी सी छत वाली लकड़ी की झोंपड़ी बनाई। अगर आप उस केबिन को देख पाते तो आपको लगता कि यह एक अजीब तरह का स्कूल हाउस है। वहां कोई फर्श नहीं था, सिर्फ एक खिड़की थी और उसमें कांच की जगह ग्रीस लगे कागज की पट्टियां चिपकी हुई थी। वहां कोई डेस्क नहीं थी, बल्कि सिर्फ लकड़ियों से बनी खुरदरी बेंचें थी। कमरे के एक छोर पर एक बड़ी चिमनी थी, दूसरे छोर पर एक छोटा सा दरवाजा था। पहला शिक्षक एक आदमी था जिसका नाम एंजल डोर्सी था। स्कूल की अवधि बहुत छोटी थी, क्योंकि बसने वाले उसे ज्यादा वेतन नहीं दे सकते थे। यह सर्दियों के मध्य का समय था, क्योंकि तब बड़े लड़कों के लिए घर पर कोई काम नहीं था और बड़े लड़के, साथ ही लड़कियां और छोटे लड़के मीलों दूर से एंजल डोर्सी से जो कुछ भी सीख सकते थे, सीखने के लिए आए। ज्यादातर बच्चों ने सिर्फ स्पेलिंग सीखी,
लेकिन कुछ बड़े बच्चों ने पढ़ना लिखना और अंकगणित सीखा। वहां बहुत ज्यादा छात्र नहीं थे, क्योंकि उस नई बस्ती में घर कम और एक दूसरे से दूर थे। स्कूल सुबह जल्दी शुरू होता था और सूरज ढलने तक बंद नहीं होता था। अब्राहम लिंकन अपनी कक्षाओं में किस तरह से आगे थे यह मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और हर काम को जितना हो सके उतने अच्छे से किया। उन्होंने जिस अंकगणित का इस्तेमाल किया उसमें उन्होंने ये पंक्तियां लिखी। अब्राहम लिंकन, उनका हाथ और कलम वे अच्छे होंगे, लेकिन भगवान ही जानता है कि कब। कुछ ही हफ्तों में एंजल डोर्सी का स्कूल बंद हो गया और अब्राहम लिंकन फिर से अपने पिता के खेत में पहले की तरह व्यस्त हो गए। उसके बाद वे सिर्फ 2 या 3 बार ही स्कूल गए। अगर उनके सभी स्कूली दिनों को जोड़ दिया जाए तो वे 12 महीने भी नहीं बन पाते। लेकिन वह घर पर ही पढ़ते थे और अध्ययन करते थे। उनकी सौतेली माँ ने उनके बारे में कहा, वह वह चीज पढ़ता था जो उसके हाथ में आती थी। जब उसे कोई ऐसा अंश मिलता जो उसे पसंद आता था तो वह उसे बोर्ड पर लिख देता था। अगर उसके पास कागज नहीं होता था तो जब तक उसके पास कागज नहीं आ जाता था तब तक उसे अपने पास रखता था। फिर वह उसे कॉपी करता, उसे देखता, याद कर लेता और फिर उसे दोहराता। उन्होंने जो किताबें पढ़ी उनमें बाइबल, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और रॉबर्ट्स बर्न की कविताएं शामिल थी। एक दिन वह एक किसान की किताब उधार लेने के लिए लंबी दूरी तक पैदल चले। यह किताब थी विम्स की लाइफ और वाशिंगटन। घर लौटते समय वह जितना पढ़ सकते थे उसको पढ़ते रहे। उस समय तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन वह चिमनी के पास बैठ गया और सोने के समय तक आग की रोशनी में पढ़ता रहा। फिर वह किताब को अपने साथ अटारी में बिस्तर पर ले गया और मोमबत्तियों की रोशनी में पढ़ता रहा। 1 घंटे में मोमबत्तियां जलकर बुझ गई। उसने किताब को केबिन के 2 लट्ठों के बीच एक दरार में रख दिया ताकि दिन निकलते ही वह फिर से पढ़ना शुरू कर सके। लेकिन रात में तूफान आया, बारिश हुई और किताब पूरी तरह भीग गई। सुबह जब अब्राहम जागा तो उसने देखा कि क्या हुआ था। उसने पत्तियों को जितना हो सके सुखाया और फिर किताब पढ़ना समाप्त किया। नाश्ता करते ही वह जल्दी से किताब लेकर उसके मालिक के पास गया और बताया कि दुर्घटना कैसे हुई थी। मिस्टर क्रॉफर्ड, उन्होंने कहा, मैं आपको किताब के लिए पैसे देने को तैयार हूं। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं तब तक आपके लिए काम करूंगा जब तक कि मैं इसकी कीमत नहीं चुका देता। क्रॉफोर्ड, श्री क्रॉफोर्ड ने सोचा कि किताब की कीमत 75 सेंट है और अब्राहम का काम प्रतिदिन लगभग 25 सेंट का होगा, और इसलिए उस लड़के ने 3 दिनों तक किसान की मदद की और इस तरह वह उस शानदार किताब का मालिक बन गया। उन्होंने वाशिंगटन की कहानी कई बार पढ़ी। वह किताब को अपने साथ खेत में ले जाते थे और हल चलाते हुए उसे पढ़ते थे। उस समय से वाशिंगटन ही एकमात्र महान नायक थे जिनकी वह प्रशंसा करता था। वह अपना जीवन वाशिंगटन के जीवन के अनुरूप क्यों नहीं बना सका? वह अपने देश के लिए महान कार्य करने वाला क्यों नहीं बन सका? 5. वनों में जीवन। अब्राहम लिंकन अब खुद को शिक्षित करने की इच्छा के साथ काम करने लगे। उनके पिता को लगा कि उन्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। उन्हें नहीं लगा कि किताबों से सीखने में कोई फायदा है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, लिख सकता है और अंकगणित कर सकता है तो और क्या चाहिए? लेकिन अच्छी सौतेली माँ ने अलग सोचा, और जब छोटे से स्कूल हाउस में स्कूल की एक और छोटी अवधि शुरू हुई तो लिंकन केबिन के सभी 6 बच्चे छात्रों में शामिल थे। लेकिन कुछ ही हफ्ते में स्कूल बंद हो गया और तीनों लड़के फिर से कड़ी मेहनत में लग गए। मिस्टर लिंकन के खुले मैदान में काटने छाटने और खाने पीने का काम करने लगे। वे अच्छे स्वभाव वाले खुश मिजाज नौजवान थे और वे कई मजाक और शरारतें करके अपना काम हल्का कर लेते थे। अब्राहम ने अपने 2 साथियों को कई मजेदार कहानियां सुनाकर खुश किया और उसने कई पेचीदा सवाल पूछे। कभी कभी शाम को अपने आसपास के 5 बच्चों के साथ वह कोई सीखी हुई बात सुनाता या फिर किसी आम दिलचस्पी के विषय पर अपना भाषण देता। अगर आप उसे उस रूप में देख पाते तो आप शायद ही सोच पाते कि ऐसा लड़का
कभी इतिहास के सबसे मशहूर लोगों में से एक बन सकता है। उसके सिर पर गिलहरी या रैकून की खाल से बनी टोपी थी। कपड़े की पतलून की जगह उसने हिरन की खाल की पतलून पहनी थी, जिसके पैर कई इंच छोटे थे। उसकी कमीज सर्दियों में हिरन की खाल की और गर्मियों में घर में बुने हुए तावे की होती थी। उसके पास मोजे नहीं थे। उसके जूते मोटे गाय के चमड़े के बने थे और उन्हें सिर्फ रविवार को या बहुत ठंडे मौसम में पहना जाता था। परिवार इस तरह से रहता था कि उसे बहुत कम पैसे की जरूरत होती थी। उनकी रोटी मकई के आटे से बनती थी। उनका मांस मुख्य रूप से जंगल में पाए जाने वाले जंगली जानवरों का मांस था। मेज पर पीतल की प्लेटें और लकड़ी के टेंचर इस्तेमाल किए गए थे। चाय और कॉफी के कप पेंट किए हुए टीन के थे। कोई स्टोव नहीं था और सारा खाना बड़ी चिमनी के चूल्हे पर पकाया जाता था। लेकिन गरीबी अब्राहम लिंकन के लिए कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई और अध्ययन को यथावत जारी रखा। कभी कभी वे शाम बिताने के लिए पास के छोटे से गांव जेंट्रीविले चले जाते थे। वे इतने चुटकुले और इतनी मजेदार कहानियां सुनाते थे कि सभी लोग उन्हें सुनने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। जब वह 16 साल का था तो एक दिन वह 15 मील दूर बुनविले में एक मुकदमे में भाग लेने के लिए गए थे। वह पहले कभी अदालत में नहीं गया था। उसने जो कुछ भी कहा गया उसे बड़े ध्यान से सुना। जब बचाव पक्ष के वकील ने अपना भाषण दिया तो वह युवक इतना प्रसन्न हुआ कि वह खुद को रोक नहीं सका। वह अपनी सीट से उठे, कोर्ट रूम में चले गए और वकील से हाथ मिलाया। उन्होंने कहा, यह अब तक का सबसे अच्छा भाषण था जो मैंने सुना है। वह लंबा और बहुत दुबला पतला था। उसने जींस कोट और बक्सकिन ट्राउजर पहना हुआ था। उसके पैर नंगे थे। उसे एक बूढ़े और अनुभवी वकील की इस तरह तारीफ करते देखना एक अजीब दृश्य रहा होगा। उस समय से एक महत्वाकांक्षा उनके मन में घर कर गई। वह वकील बनना चाहता था और अदालत में बढ़िया भाषण देना चाहता था। इंडियाना के कानूनों की एक प्रति उधार लेने के लिए वह नंगे पैर 12 मील पैदल चला। दिन रात वह पढ़ता और अध्ययन करता रहता था। किसी दिन मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, और यह बात उन्होंने मजाक में नहीं कही थी, बल्कि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि यह बात सच साबित होगी। छठा, नाविक। थॉमस लिंकन के एक मित्र के पास ओहियो नदी पर एक नौका थी। यह एक छोटी नौका थी जिस पर एक बार में केवल 3 या 4 लोग ही सवार हो सकते थे। यह व्यक्ति अपनी नाव की देखभाल करने और लोगों को नदी पार कराने के लिए किसी को काम पर रखना चाहता था। थॉमस लिंकन को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर अब्राहम को यह काम करने के लिए कहा। युवक की मजदूरी $2.50 प्रति सप्ताह थी, लेकिन सारा पैसा उसके पिता का था। एक दिन 2 अजनबी लोग नदी के किनारे उतर आए। वे एक स्टीम बोट पर सवार होना चाहते थे जो नदी में उतर रही थी। नाव चलाने वाले लड़के ने स्टीम बोट को इशारा किया और वह बीच धारा में रुक गई। फिर लड़का उन 2 यात्रियों के साथ नाव से बाहर निकला और उन्हें नाव पर चढ़ा लिया गया। जैसे ही वह फिर से किनारे की ओर मुड़ा, प्रत्येक अजनबी ने उसकी नाव में $0.50 फेंक दिया। उसने चांदी उठाई और उसे देखा। आह, वह कितना अमीर महसूस कर रहा था। उसके पास एक बार में इतना पैसा कभी नहीं था और उसने यह सब कुछ चंद मिनटों की मेहनत से हासिल किया था। जब सर्दी आई तो नदी पार करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, इसलिए आखिरकार नाव को बांध दिया गया और अब्राहम लिंकन अपने पिता के घर वापस चले गए। अब वह 19 साल का हो चुका था। वह बहुत लंबा था, लगभग 6 फुट 4 इंच लंबा। वह एक युवा दैत्य की तरह मजबूत था। वह अपने किसी भी साथी की तुलना में अधिक ऊंची और दूर तक कूद सकता था और वह तेज दौड़ सकता था, और कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे दूर या पास में पीठ के बल लिटा सके। हालांकि वह हमेशा असभ्य लोगों के बीच रहता था, लेकिन उसकी कोई बुरी आदत नहीं थी। वह तंबाकू नहीं पीता था, वह शराब नहीं पीता था, उसके मुंह से कभी कोई अपवित्र शब्द नहीं निकलता था। वह हर समय अच्छे स्वभाव का था और हर किसी के प्रति दयालु था। उस सर्दी के मौसम में गांव के दुकानदार मिस्टर जेंट्री ने बहुत सारा मक्का
और सूअर का मांस खरीदा था। उनका इरादा था कि बसंत में वे इसे एक नाव पर लादकर नदी के रास्ते न्यू ऑरलियंस भेज देंगे। नाव की कमान संभालने के लिए कप्तान की तलाश करते समय उसे अब्राहम लिंकन का ख्याल आया। उसे पता था कि वह उस युवक पर भरोसा कर सकता है और इसलिए जल्द ही सौदा तय हो गया। अब्राहम ने नाव को न्यू ऑरलियंस तक ले जाने और वहां उपज बेचने के लिए सहमति जताई और मिस्टर जेंट्री को अपनी सेवाओं के लिए अपने पिता को $8 और आधे महीने का भुगतान करना था। जैसे ही नदी से बर्फ पिघली, यात्रा शुरू हो गई। कैप्टन लिंकन के अलावा चालक दल में सिर्फ एक आदमी था और वह मिस्टर जेंट्री का बेटा था। यात्रा लंबी और थकाऊ थी, लेकिन आखिरकार दोनों नाविक महान दक्षिणी शहर में पहुंच गए। यहां उन्होंने कई अजीबोगरीब चीजें देखी जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपना माल और नाव बेच दी और फिर स्टीमर पर घर लौट आए। अब्राहम लिंकन के लिए दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वह स्पेंसर काउंटी के जंगलों में संकीर्ण जीवन से दूर रहना चाहता था। वह अपने लिए कुछ करना चाहता था, अपने लिए एक भाग्य और नाम बनाना चाहता था। लेकिन फिर उसे अपनी मां की सीख याद आ गई जब वह पुराने केंटुकी घर में उसकी गोद में बैठा था। हमेशा सही काम करो। उसे उसकी आखिरी बातें याद आ गई। मुझे पता है कि तुम अपने पिता के प्रति दयालु रहोगे। और इसलिए उसने अपने पिता के साथ रहने, उनके लिए काम करने और 21 वर्ष की आयु तक अपनी सारी कमाई उन्हें देने का संकल्प किया। 7. इलिनॉइस में पहला साल। 1830 की बसंत की शुरुआत में थॉमस लिंकन ने इंडियाना में अपना खेत बेच दिया और पूरा परिवार इलिनॉइस चला गया। घर का सामान 4 जोड़ी बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी में रखा गया। दयालु सौतेली मां और उसकी बेटियां भी गाड़ी में सवार थी। अब्राहम लिंकन अपने हाथ में एक लंबा चाबुक लिए कीचड़ में घिसटते हुए बैलों को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़े। उन्हें इस तरह इलिनॉय में जाते हुए देखने वाले किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वे समय के साथ उस राज्य के सबसे महान नागरिक बन जाएंगे। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन 2 सप्ताह में वे डेकाटूर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना नया घर बनाने का निर्णय लिया था। अब्राहम लिंकन अब 21 साल से ज्यादा के हो चुके थे। वे अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति थे, लेकिन वे उस बसंत में अपने पिता के साथ रहे। उन्होंने उनकी जमीन की बाड़ लगाने में मदद की। उन्होंने उनकी मकई की फसल बोने में भी मदद की, लेकिन उसके पिता के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। युवक के सारे कपड़े फटे हुए थे और उसके पास और कुछ खरीदने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे क्या करना चाहिए? उनके पिता के केबिन से 3 मील दूर एक किफायती महिला रहती थी, जिसका नाम नैन्सी मिलर था। श्रीमती मिलर के पास भेड़ों का झुंड था और उनके घर में एक चरखा और एक करघा था जो हमेशा व्यस्त रहता था, और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वह बहुत सारे जींस और घर पर बना कपड़ा बुनती थी। अब्राहम लिंकन ने इस महिला से एक जोड़ी पतलून बनाने का सौदा किया। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि 1 गज कपड़े के लिए वे उसे 400 रेलें बांटेंगे। उसे कुल मिलाकर 1400 पटरियां काटनी थी, लेकिन उसने इतनी तेजी से काम किया कि पतलून तैयार होने से पहले ही उसने यह काम पूरा कर लिया। अगले अप्रैल में युवा लिंकन ने मिसिसिपी से न्यू ऑरलियंस तक एक और नाव चलाई, और इस बार उनके साथी उनकी मां के रिश्तेदार जॉन हैक्स थे। इस बार वे न्यू ऑरलियंस में ज्यादा समय तक रहे और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी जिन्हें उन्होंने अपनी पहली यात्रा में शायद ही देखा था। उसने गुलामों के गिरोहों को सड़कों पर घूमते देखा। उसने गुलामों के बाजार का दौरा किया और देखा कि औरतों और लड़कियों को मवेशियों की तरह सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जाता था। वह युवक, जो किसी भी जीवित प्राणी के प्रति निर्दयी नहीं था, इन दृश्यों को देखकर स्तब्ध रह गया। उसका दिल खून से लथपथ हो गया। वह पागल, विचारशील, उदास था। उन्होंने जॉन हैक्स से कहा, अगर मुझे कभी उस संस्थान पर हमला करने का मौका मिला तो मैं उस पर जोरदार हमला करूंगा जॉन। जुलाई में वह न्यू ऑरलियंस से वापस आया। मिस्टर आफुट, उस फ्लैट बोट के मालिक जिसके लिए उन्होंने काम किया था, वे उसे न्यू सैलेम में अपने एक देसी स्टोर में क्लर्क के रूप में काम पर रख लिया।
न्यू सैलेम स्प्रिंगफील्ड से ज्यादा दूर नहीं था, वह एक छोटा सा शहर था। युवा लिंकन एक अच्छा सेल्समैन था और सभी ग्राहक उसे पसंद करते थे। मिस्टर आफुट ने घोषणा की कि युवा व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी और से ज्यादा जानता है और वह काउंटी के किसी भी आदमी से आगे निकल सकता है और उसे हरा सकता है। लेकिन अगले साल बसंत में मिस्टर आफुट असफल हो गए, स्टोर बंद हो गया और अब्राहम लिंकन फिर से बेरोजगार हो गए। 8वां ब्लैक हॉक युद्ध। पश्चिम में अभी भी बहुत सारे इंडियंस थे। सैक इंडियंस ने हाल ही में उत्तरी इलिनॉइस में अपनी जमीनें संयुक्त राज्य अमेरिका को बेच दी थी। फिर वे मिसिसिपी नदी के पार चले गए, दूसरी जमीनों पर जो उनके लिए अलग से तय की गई थी। लेकिन उन्हें अपना नया घर पसंद नहीं आया। आखिरकार उन्होंने अपने पुराने शिकारगाहों में वापस जाने का मन बना लिया। उनका नेतृत्व ब्लैक हॉक नामक एक सरदार कर रहा था और उन्होंने श्वेत लोगों को मारना और उनके घरों और फसलों को जलाना शुरू कर दिया। यह 1832 के बसंत की बात है। पूरे इलिनॉइस राज्य में हड़कंप मच गया। गवर्नर ने स्वयंसेवकों को बुलाया ताकि वे अमेरिकी सैनिकों की मदद करके इंडियंस को वापस खदेड़ सके। अब्राहम लिंकन सेना में भर्ती हुए। उनकी कंपनी ने उन्हें कैप्टन चुना। उन्हें सैन्य रणनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि अपने लोगों को कैसे आदेश देना है, लेकिन उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उनकी कंपनी उत्तर और पश्चिम की ओर तब तक आगे बढ़ी जब तक वे मिसिसिपी नदी तक नहीं पहुंच गए। लेकिन उन्हें कोई इंडियंस नहीं मिला, इसलिए कोई लड़ाई नहीं हुई। कैप्टन लिंकन के अधीन युवा लोग मैदानी इलाकों और जंगल से आए असभ्य लोग थे। वे अपने व्यवहार में असभ्य थे और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन वे अपने कप्तान का बहुत सम्मान करते थे। शायद यह उसकी महान शक्ति और कुश्ती में उनके कौशल के कारण था, क्योंकि वह सबसे मजबूत और सबसे मजबूत लोगों को भी अपनी पीठ पर लाद सकता था। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा और दयालु था और साथ ही बहुत दृढ़ और निर्णायक था। कुछ ही हफ्ते में वह समय समाप्त हो गया जिसके लिए कंपनी ने भर्ती की थी। जवान सैनिक बनकर थक चुके थे, इसलिए कैप्टन लिंकन और एक आदमी को छोड़कर बाकी सभी लोग जल्दी से जल्दी घर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन कैप्टन लिंकन कभी भी किसी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ते थे। वे फिर से सेना में भर्ती हो गए। इस बार वे घुड़सवार रेंजरों की एक कंपनी में एक निजी सैनिक थे, उत्तरी इलिनॉय में रॉक नदी के तट पर। यहां एक दिन अब्राहम लिंकन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के एक युवा लेफ्टिनेंट को देखा जिसका नाम जेफरसन डेविस था। यह संभव नहीं है कि उस अच्छे युवा अधिकारी ने खुरदरे कपड़े पहने रेंजर को देखा हो, लेकिन भविष्य में वे एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने वाले थे। 3 सप्ताह बाद युद्ध समाप्त हो गया। इंडियंस को युद्ध में पराजित किया गया और ब्लैक हॉक को बंदी बना लिया गया। लेकिन अब्राहम लिंकन किसी लड़ाई में शामिल नहीं थे। उन्होंने शांतिप्रिय लोगों को छोड़कर किसी भी इंडियंस को नहीं देखा था। जून में उनकी कंपनी को वापस बुला लिया गया और वे न्यू सैलेम स्थित अपने घर लौट आए। उस समय उनकी आयु 23 वर्ष थी। 9वां विधानमंडल में। जब अब्राहम लिंकन न्यू सैलेम वापस आए तो राज्य चुनाव का समय करीब आ गया था। शहर और पड़ोस के लोग उन्हें विधानमंडल में भेजना चाहते थे और वे उम्मीदवार बनने के लिए सहमत हो गए। पेप्सविले में उन्होंने अपना पहला चुनावी भाषण दिया था। उन्होंने कहा, सज्जनों और साथी नागरिकों, मुझे लगता है आप सभी जानते हैं कि मैं कौन हूं। मैं विनम्र अब्राहम लिंकन हूं। मेरे मित्रों ने मुझे विधानमंडल के लिए उम्मीदवार बनने के लिए आमंत्रित किया है। मेरी राजनीति छोटी और मधुर है। मैं एक राष्ट्रीय बैंक के पक्ष में हूं। मैं आंतरिक सुरक्षा प्रणाली और उच्च सुरक्षात्मक टैरिफ के पक्ष में हूं। ये मेरी भावनाएं और राजनीतिक सिद्धांत हैं। अगर मैं निर्वाचित हुआ तो मैं आभारी रहूंगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वह एक लंबा, भद्दा, खुरदरा सा दिखने वाला आदमी था। उसने घर में बुने हुए मोटे कपड़े पहने हुए थे जो बहुत ज्यादा घिसे पिटे थे। इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने स्प्रिंगफील्ड में एक लंबा और बेहतर भाषण दिया, लेकिन उनका चुनाव नहीं हुआ। इस समय बेरी नाम के एक आदमी ने मिस्टर लिंकन को न्यू सैलेम में
एक स्टोर खरीदने में मदद करने के लिए राजी किया। मिस्टर लिंकन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने आधे सामान की कीमत के बराबर नोट दे दिए। यह उद्यम लाभदायक नहीं था। कुछ ही महीनों में दुकान बिक गई, लेकिन अब्राहम को इसके लिए $1 भी नहीं मिला। उसे दिए गए नोट चुकाने में 6 साल लग गए। इस पूरे समय के दौरान मिस्टर लिंकन ने वकील बनने का विचार नहीं छोड़ा। उन्होंने नीलामी में ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज की एक सेकंड हैंड कॉपी खरीदी। उन्होंने इसका इतनी लगन से अध्ययन किया कि कुछ ही हफ्तों में उन्होंने इसे पूरी तरह से पढ़ लिया। उन्होंने एक पुरानी फॉर्म बुक खरीदी और अनुबंध, विलेख और सभी प्रकार के कानूनी कागजात तैयार करना शुरू कर दिया। वह अक्सर किताब उधार लेने के लिए 14 मील दूर स्प्रिंगफील्ड तक पैदल जाते थे और घर लौटते समय वह 30 या 40 पृष्ठ पढ़ लेते थे। जल्दी उन्होंने शांति न्यायाधीशों और देश की जूरी के समक्ष छोटे स्तर पर वकालत शुरू कर दी। उन्हें न्यू सैलेम में पोस्टमास्टर नियुक्त किया गया, लेकिन वहां इतना कम मेल आता था कि जल्द ही कार्यालय बंद कर दिया गया। वह लगभग 25 साल का था, लेकिन अपनी सारी मेहनत के बावजूद वह मुश्किल से ही अपने खाने पीने और कपड़ों का खर्च उठा पाता था। इंडियाना में रहते हुए उन्होंने सर्वेक्षण के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। अब उन्होंने फिर से अध्ययन शुरू कर दिया और जल्द ही उन्हें सांगामोट काउंटी का डिप्टी सर्वेयर नियुक्त कर दिया गया। वह एक सर्वेक्षक के रूप में बहुत कुशल थे। हालांकि उनकी चेन सिर्फ एक अंगूर की बेल थी, लेकिन वह बहुत सटीक थे और कभी गलतियां नहीं करते थे। अगले साल वह फिर से विधानमंडल के लिए उम्मीदवार थे। इस बार लोग उनके लिए वोट देने को तैयार थे और वे चुन लिए गए। इतने कम उम्र के व्यक्ति का अपने राज्य के कानून बनाने में मदद के लिए चुना जाना कोई छोटी बात नहीं थी। अब्राहम लिंकन से कम सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं मिली। बचपन में वे सबसे गरीब थे। किसी अमीर दोस्त ने उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन देखिए उन्होंने हिम्मत, लगन और ईमानदारी से क्या हासिल किया। उनके पास बहुत सी किताबें नहीं थी, लेकिन वे अपनी उम्र के ज्यादातर लोगों से ज्यादा किताबों के बारे में जानते थे। उन्हें धर्म ग्रंथ कंठस्थ थे। वे शेक्सपियर से परिचित थे। वे बर्न्स की लगभग सभी कविताएं दोहरा सकते थे। वे भौतिकी और यांत्रिकी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने कानून के तत्वों में महारत हासिल कर ली थी। वह बहुत ही अजीब था और सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वह इतना विनम्र, इतना निस्वार्थ और दयालु था कि उसे जानने वाला हर कोई उसे पसंद करता था। वह एक सच्चा सज्जन व्यक्ति था, दिल से सज्जन व्यक्ति, भले ही बाहरी तौर पर वह सज्जन न हो। और इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अब्राहम लिंकन 25 साल की उम्र में राज्य विधानमंडल के लिए चुने गए। उन्होंने लोगों की इतनी अच्छी सेवा की कि जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो 2 साल बाद उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए वापस भेज दिया गया। इस समय तक इलिनॉइस की राजधानी वंडालिया में थी। मिस्टर लिंकन और उनके मित्र अब इसे स्प्रिंगफील्ड में स्थानांतरित करने के लिए एक कानून पारित करवाने में सफल हो गए। स्प्रिंगफील्ड राज्य के केंद्र के करीब था। यह सभी के लिए अधिक सुविधाजनक था और इसके अन्य लाभ भी थे जो वेंडालिया के पास नहीं थे। स्प्रिंगफील्ड के लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने मिस्टर लिंकन से आग्रह किया कि वे वहां आकर वकालत करें। जॉन टी स्टुअर्ट नामक एक बुजुर्ग वकील ने, जो अच्छी प्रैक्टिस करता था, उसे अपने साथ साझेदारी में रखने की पेशकश की। और इस तरह 1837 में अब्राहम लिंकन न्यू सैलेम छोड़कर स्प्रिंगफील्ड चले गए। उनके पास ले जाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उनके पास दुनिया का सिर्फ एक ही सामान था, कुछ कपड़े जिन्हें वे एक जोड़ी काठी बैग में रखते थे, और 2 या 3 कानून की किताबें। उनके पास पैसे नहीं थे और वे उधार के घोड़े पर सवार होकर स्प्रिंगफील्ड पहुंचे। उस समय उनकी उम्र 28 वर्ष थी। उस समय से स्प्रिंगफील्ड उनका घर बन गया। 10. राजनीति और विवाह। स्प्रिंगफील्ड में स्थानांतरित होने के अगले वर्ष श्री लिंकन तीसरी बार विधायिका के लिए चुन लिए गए। उस समय इस देश में 2 महान राजनीतिक दल थे, डेमोक्रेट और व्हिग्स। श्री लिंकन व्हिग थे और वे जल्द ही राज्य में अपनी पार्टी के नेता बन गए। लेकिन व्हिग डेमोक्रेट्स जितने मजबूत नहीं थे। विधानमंडल का सत्र प्रतिवर्ष केवल कुछ सप्ताह के लिए ही होता था, अतः मिस्टर लिंकन अपना शेष समय कानून के अभ्यास में लगा सकते थे। इलिनॉइस में अनेक योग्य वकील थे
किंतु स्प्रिंगफील्ड के अबे लिंकन ने शीघ्र ही स्वयं को उनमें से सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक बना लिया। 1840 में वे फिर से विधानमंडल के लिए चुने गए। यह वह वर्ष था जब जनरल विलियम एच हैरिसन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। जनरल हैरिसन एक व्हिग थे और श्री लिंकन का नाम उनके राज्य में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के रूप में व्हिग टिकट पर था। राष्ट्रपति पद का चुनाव अभियान अब तक के सबसे रोमांचक अभियानों में से एक था। इसे लॉग कैबिन अभियान कहा जाता था क्योंकि जनरल हैरिसन एक लॉग कैबिन में रहते थे और उनके विरोधियों ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। पूर्व और पश्चिम में भी उत्साह बहुत ज्यादा था। हर शहर, कस्बे और गांव में जहां भी कोई राजनीतिक बैठक होती थी वहां एक लकड़ी का केबिन नजर आता था। नीचे के दरवाजे के एक तरफ एक लंबी डंडी वाला लौकी लटका हुआ था, दूसरी तरफ लकड़ियों पर एक कूल की खाल कील से ठोकी हुई थी। लकड़ी और मिट्टी से बनी चिमनी के ऊपर से नीला धुआं उठ रहा था। आप शायद यकीन करें कि अब्राहम लिंकन ने इस अभियान में पूरे दिल से हिस्सा लिया था। उन्होंने राज्य के एक हिस्से का दौरा किया और अपनी पार्टी के लिए भाषण दिए। उनके सबसे योग्य विरोधियों में से एक युवा वकील थे जो उनकी उम्र के नहीं थे, जिनका नाम स्टीफन एस डगलस था। इस अभियान के दौरान कई जगहों पर लिंकन और डगलस दिन के सवालों पर सार्वजनिक बहस में मिले और वे दोनों इतने चतुर, इतने जानकार और इतने वाकपटु थे कि उन्हें सुनने वाले यह तय नहीं कर पाए कि दोनों में से कौन बड़ा है। जनरल हैरिसन निर्वाचित हुए, लेकिन श्री लिंकन की मदद से नहीं, क्योंकि उस वर्ष इलिनॉइस के वोट डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के पक्ष में थे। 1842 में जब वे 33 वर्ष के थे, श्री लिंकन का विवाह केंटकी की एक युवती मिस मैरी टोड से हुआ, जो हाल ही में स्प्रिंगफील्ड की यात्रा पर आई थी। अपनी शादी के बाद कुछ समय तक श्री और श्रीमती लिंकन ग्लोब टैवर्न नामक एक होटल में रहते थे, जहां उन्हें कमरे और भोजन के लिए प्रति सप्ताह $4 का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन 1844 में श्री लिंकन ने एक छोटा लेकिन आरामदायक फ्रेम हाउस खरीदा और इसमें वे तब तक रहे जब तक कि वे 17 साल बाद व्हाइट हाउस नहीं चले गए। यद्यपि वे एक युवा वकील के रूप में सफल रहे थे, फिर भी मिस्टर लिंकन अभी भी एक गरीब व्यक्ति थे। लेकिन श्रीमती लिंकन ने कहा, मैं एक अच्छे आदमी, एक समझदार आदमी को पसंद करूंगी जिसके पास सफलता, शक्ति और प्रसिद्धि की उज्जवल संभावनाएं हो, बजाय इसके कि मैं ऐसे आदमी से शादी करूं जिसके पास दुनिया के सभी घोड़े, घर और सोना हो। 11. कांग्रेस सदस्य एवं वकील। 1846 में श्री लिंकन पुनः विधानमंडल के लिए चुने गए। अगले वर्ष उनके जिले के लोगों ने उन्हें कांग्रेस में अपना प्रतिनिधि चुना। उन्होंने दिसंबर में अपना पद संभाला। तब उनकी उम्र 29 साल थी। वे इलिनॉइस से एकमात्र व्हिग थे। उस समय कांग्रेस में कई प्रसिद्ध लोग थे। श्री लिंकन के आजीवन प्रतिद्वंदी स्टीफन ए डगलस इलिनॉइस के सीनेटरों में से एक थे। वे पहले ही प्रतिनिधि सभा में 1 या 2 कार्यकाल पूरा कर चुके थे। डेनियल वेबस्टर भी सीनेट में थे और जॉन सी कैलहोन भी थे और जेफरसन डेविस भी थे। श्री लिंकन ने कांग्रेस के समक्ष आने वाले सभी विषयों में सक्रिय रुचि ली। उन्होंने कई भाषण दिए, लेकिन शायद इस समय उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वह वाशिंगटन शहर में दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव करना था। उनका मानना था कि गुलामी गुलामों के लिए अन्यायपूर्ण और राष्ट्र के प्रति हानिकारक है। वह इसे और भी बड़ी बुराई बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते थे। लेकिन इस विधेयक का इतना कड़ा विरोध हुआ कि इस पर मतदान भी नहीं हो सका। कांग्रेस में श्री लिंकन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति टेलर, जो एक व्हिग थे, उन्हें एक अच्छे पद पर नियुक्त कर देंगे, लेकिन इसमें उन्हें निराशा हुई और इस प्रकार 1849 में वह स्प्रिंगफील्ड में अपने घर लौट आए और फिर से वकालत करने लगे। उस समय उनकी उम्र 40 साल थी। उनकी युवावस्था की गरीबी को देखते हुए उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए कुछ खास नहीं किया था। अपने राज्य के बाहर उनका नाम अभी भी अज्ञात था। अगले कुछ सालों तक उनका जीवन किसी भी नए बसे
पश्चिमी क्षेत्र के सफल वकील की तरह ही था। उनका अभ्यास बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी फीस बहुत कम थी। अपने पेशे से उनकी आय शायद ही कभी $2000 प्रति वर्ष से अधिक होती थी। उनकी आदतें बहुत सरल थी। वे आराम से और सम्मानपूर्वक रहते थे। उनके छोटे से घर में व्यवस्था और परिष्कार का माहौल था, लेकिन विलासिता का कोई दिखावा नहीं था। चाहे वे कहीं भी जाते, मिस्टर लिंकन एक पश्चिमी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनकी लंबाई 6 फुट 4 इंच थी। उनका चेहरा बहुत ही साधारण था, लेकिन बहुत दयालु भी। वह अपने व्यवहार में सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण थे। उनके बारे में कुछ ऐसा था जिससे हर कोई महसूस करता था कि वह एक ईमानदार, सच्चा, ईमानदार आदमी था। वह अपने पड़ोसियों के बीच ईमानदार अबे लिंकन के नाम से जाने जाते थे। 12वां, दासता का प्रश्न। इस समय देश के सामने सबसे बड़ा विषय था गुलामी। यह कई वर्षों से परेशानी का कारण बना हुआ था। अमेरिकी उपनिवेशों की शुरुआती बसावट में अंग्रेजी सरकार के प्रभाव से दास प्रथा की शुरुआत हुई थी। जिस समय के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उससे लगभग 240 साल पहले वर्जीनिया में पहले दास लाए गए थे। बहुत से लोगों को शुरू से ही पता था कि यह एक ऐसी बुराई है जो किसी दिन देश पर विपत्ति लाएगी। 1772 में वर्जीनिया के लोगों ने इंग्लैंड के राजा से अफ्रीका से गुलामों को उस कॉलोनी में लाने पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई और राजा ने उन्हें इस मामले पर आगे बात करने से मना कर दिया। वाशिंगटन, जेफरसन और हमारे देश के अन्य संस्थापकों ने गुलामी को एक बुराई के रूप में देखा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वह समय आएगा जब इसे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वे जानते थे कि इसके बिना देश बेहतर तरीके से समृद्ध होगा। क्रांति के समय सभी राज्यों में दास प्रथा की अनुमति थी, लेकिन इसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। पहले पेंसिल्वेनिया में और फिर न्यू इंग्लैंड राज्यों में और उसके बाद न्यूयॉर्क में। 1787 में कांग्रेस ने एक कानून पारित किया था जिसमें कहा गया था कि ओहियो नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्र में दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। यह वह क्षेत्र था जहां से ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, मिशिगन और विस्कॉन्सिन राज्यों का गठन हुआ था, और इसलिए बेशक ये राज्य शुरू से ही स्वतंत्र राज्य थे। दक्षिण का सबसे बड़ा उद्योग कपास उगाना था। दक्षिणी राज्यों के लोगों का दावा था कि दास प्रथा आवश्यक है, क्योंकि केवल निग्रो दास ही बड़े कपास के बागानों में आवश्यक कार्य कर सकते थे। केंटकी, टेनेसी, अल्बामा, मिसिसिपी और लुइसियाना को एक एक करके संघ में शामिल किया गया और सभी गुलाम राज्य थे। 1821 में मिसौरी ने संघ में प्रवेश के लिए आवेदन किया। दक्षिण इस राज्य में भी गुलामी चाहता था, लेकिन उत्तर ने इसका विरोध किया। इस सवाल पर कांग्रेस में कई गर्मागर्म बहसें हुई। अंत में हेनरी क्ले के प्रभाव से विवाद का निपटारा हुआ, जिसे तब से मिसौरी समझौते के रूप में जाना जाता है। मिसौरी समझौते में प्रावधान था कि मिसौरी को एक गुलाम राज्य होना चाहिए। यह दक्षिण को संतुष्ट करने के लिए था। दूसरी ओर इसने घोषणा की कि मिसौरी की दक्षिणी सीमा बनाने वाली रेखा के उत्तर में स्थित सभी पश्चिमी क्षेत्र हमेशा के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। यह उत्तर को संतुष्ट करने के लिए था। लेकिन दक्षिण के कपास उत्पादक अपने दासों के श्रम से और अधिक धनी हो गए। दास प्रथा के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र की आवश्यकता थी। टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हो गया और एक गुलाम राज्य बन गया। इसके बाद मेक्सिको के साथ युद्ध हुआ और कैलिफोर्निया, न्यू मेक्सिको और यूटा को उस देश से छीन लिया गया। क्या इन नए क्षेत्रों में भी गुलामी की अनुमति दी जानी चाहिए? यह पार्टी पहले बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन जल्द ही बड़ी संख्या में व्हीग और कई उत्तरी डेमोक्रेट, जो दासता के विस्तार में विश्वास नहीं करते थे, इसमें शामिल होने लगे। हालांकि व्हीग पार्टी ने दास प्रथा के विस्तार के खिलाफ कोई भी रुख अपनाने से इनकार कर दिया। फिर भी कई दासता विरोधी व्हीग थे जो इसके साथ बने रहे और व्हीग टिकट पर मतदान किया, और इन लोगों में से एक थे अब्राहम लिंकन। स्वतंत्रता और गुलामी के बीच संघर्ष दिन प्रतिदिन और भी उग्र होता गया। अंततः हेनरी क्ले ने एक और समझौता प्रस्ताव किया। इस समझौते में यह प्रावधान था
कि कैलिफोर्निया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यू मैक्सिको और यूटा में दास प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। कोलंबिया जिले में दासों के लिए कोई बाजार नहीं होना चाहिए तथा एक नया और बहुत सख्त भगोड़ा दास कानून पारित किया जाना चाहिए। इस समझौते को 1850 का समझौता कहा जाता है। इन उपायों के समर्थन में ही डेनियल वेबस्टर ने अपना अंतिम महान भाषण दिया था। वेबस्टर और क्ले को उम्मीद थी कि 1850 का समझौता गुलामी के बारे में आंदोलन को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा, अब हमें शांति मिलेगी, लेकिन आंदोलन और मजबूत होता गया और शांति पहले से कहीं ज्यादा दूर होती दिख रही थी। 1854 में कांग्रेस द्वारा कैंसस और नेब्रास्का के क्षेत्रों को संगठित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक में प्रावधान था कि मिसौरी समझौते को निरस्त किया जाना चाहिए और इन क्षेत्रों में दासता के सवाल का फैसला वहां रहने वाले लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। यह विधेयक इलिनॉइस के स्टीफन ए डगसल के प्रभाव से पारित हुआ था। अब किसी भी क्षेत्र में गुलामी के विस्तार पर कोई रोक नहीं थी, सिवाय जनता की राय के। पूरे उत्तर में उत्साह बहुत ज्यादा था। कैंसास में गुलामी के पक्षधरों और उसके विरोधियों के बीच वास्तविक युद्ध चल रहा था। देश के सभी हिस्सों में विचारशील लोगों ने देखा कि एक बड़ा संकट सामने था। 13. लिंकन और डगलस। तब अब्राहम लिंकन स्वतंत्रता के चैंपियन के रूप में सामने आए। स्टीफन ए डगलस सीनेट के लिए फिर से चुने जाने के लिए उम्मीदवार थे और उन्होंने मिसौरी समझौते को निरस्त करने में अपनी भूमिका के लिए अपने राज्य के लोगों के सामने खुद का बचाव करना जरूरी समझा। वह एक शहर से दूसरे शहर गए, भाषण दिए और हर जगह अब्राहम लिंकन ने उनसे संयुक्त बहस में मुलाकात की। श्री डगलस ने कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि गुलामी को वोटों के जरिए क्षेत्र में लाया जाता है या नहीं। गुलामी का सवाल जलवायु से जुड़ा है, जहां किसी भी क्षेत्र के निवासियों के हित में दास संपत्ति होना होगा, वहां दास कानून लागू किया जाएगा। लेकिन मिस्टर लिंकन ने उत्तर दिया, जिन लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने कहा था कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं और उनके निर्माता ने उन्हें कुछ अविभाज्य अधिकार दिए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज। मैं आपसे विनती करता हूं, मानवता के उस अमर प्रति स्वतंत्रता की घोषणा को नष्ट न करें। अंत में मिस्टर डगलस को लगा कि वे हार गए हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि दोनों को घर चले जाना चाहिए और अब कोई संयुक्त चर्चा नहीं होनी चाहिए। मिस्टर लिंकन इस पर सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने जो शब्द कहे थे वे सुनने वालों के दिलों में गहरे उतर गए। लिंकन और डगलस के भाषणों को एक किताब में छापा गया था। देश के सभी हिस्सों के लोगों ने उन्हें पढ़ा। उन्होंने स्टीफन ए डगलस के बारे में बहुत कुछ सुना था। उन्हें द लिटिल जायंट कहा जाता था। वे देश के राजनेताओं के बीच लंबे समय से प्रसिद्ध थे। ऐसा माना जाता था कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। लेकिन यह लिंकन कौन था जिसने इतनी बहादुरी से लिटिल जॉइंट को हराया था? उसे ईमानदार अबे कहा जाता था। उसके राज्य के बाहर बहुत कम लोग थे जिन्होंने पहले कभी उसके बारे में सुना था। श्री डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में अपनी सीट पर वापस आ गए। श्री लिंकन गुलामी के विस्तार का विरोध करने वाली ताकतों के स्वीकृत नेता बन गए। मई 1856 में इलिनॉइस के ब्लूमिंगटन में इलिनॉइस के लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य दास प्रथा के क्षेत्रों में विस्तार का विरोध करना था। श्री लिंकन ने इस सम्मेलन के सदस्यों के समक्ष भाषण दिया। यह इस देश में अब तक सुने गए सबसे महान भाषणों में से एक था। प्रवचन के दौरान बार बार श्रोतागण खड़े हो गए और लंबे समय तक जयकारे लगाकर यह व्यक्त किया कि वक्ता ने उन्हें कितनी गहराई से जगाया है। और इस तरह नई पार्टी का गठन हुआ। इसमें वे लोग शामिल थे जिन्होंने पुरानी फ्री साइल पार्टी बनाई थी। साथ ही ऐसे व्हिग और डेमोक्रेट्स भी थे जो गुलाम सत्ता के और अधिक विकास के विरोधी थे। लेकिन इसके सदस्यों की बड़ी संख्या व्हिग्स की थी। इस नई पार्टी को रिपब्लिकन पार्टी कहा गया। जून में रिपब्लिकन पार्टी ने
फिलाडेल्फिया में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और राष्ट्रपति पद के लिए जॉन सी फ्रेमांग को नामित किया, लेकिन पार्टी उस वर्ष चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उसी महीने डेमोक्रेट्स ने सिनसिनाटी में एक सम्मेलन आयोजित किया। स्टीफन ए डगलस को राष्ट्रपति पद के लिए नामित करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन मिसौरी समझौते को निरस्त करने के लिए उठाए गए उनके कदम के कारण उनकी अपनी पार्टी में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके स्थान पर जेम्स बुकानन को नामित किया गया और नवंबर में वे निर्वाचित हुए और इस तरह संघर्ष चलता रहा। वर्ष 1858 में लिंकन और डगलस के बीच संयुक्त बहसों की एक और श्रृंखला हुई। दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए उम्मीदवार थे। उनके भाषण किसी भी देश में दिए गए सबसे उल्लेखनीय भाषणों में से थे। लिंकन ने स्वतंत्रता और न्याय के पक्ष में बात की। डगलस के भाषण जोश और देशभक्ति से भरे हुए थे। उन्हें 1860 में राष्ट्रपति चुने जाने की उम्मीद थी। अंत में यह आमतौर पर स्वीकार किया गया कि लिंकन ने सबसे अच्छे तर्क दिए थे, लेकिन डगलस को सीनेट के लिए फिर से चुना गया। 14. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। 1860 में राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवार थे। महान डेमोक्रेटिक पार्टी 2 शाखाओं में विभाजित थी। एक शाखा ने स्टीफन ए डगलस को नामांकित किया। दूसरी शाखा, जिसमें दक्षिण के दास स्वामियों की बड़ी संख्या शामिल थी, उन्होंने केंटकी के जॉन सी ब्रेकनरिज को नामांकित किया। पुरानी व्हिग पार्टी के अवशेष, जिसे अब यूनियन पार्टी कहा जाता है, उन्होंने टेनेसी के जॉन बेल को मनोनीत किया। रिपब्लिकन पार्टी ने अब्राहम लिंकन को नामांकित किया। नवंबर में चुनाव हुए और चुने गए सभी मतदाताओं में से अधिकांश लिंकन के पक्ष में थे। कपास उगाने वाले राज्यों के लोगों का मानना था कि इस चुनाव के जरिए उत्तरी लोग उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। उनका मानना था कि गुलामी विरोधी लोग गुलामी के विस्तार को रोकने से कहीं ज्यादा कुछ करना चाहते थे। उनका मानना था कि उन्मूलनवादी उन्हें उनके गुलामों से वंचित करने के लिए कानून पारित करने पर आमादा थे। ब्लैक रिपब्लिकन के नाम से मशहूर इन लोगों ने अपने ऊपर दबाव और अत्याचार करने के लिए जो योजनाएं बनाई थी, उनके बारे में बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गई। उन्होंने घोषणा की कि वे कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और इसलिए दिसंबर में साउथ कैरोलिना के लोगों ने सम्मेलन में बैठक की और घोषणा की कि वह राज्य संघ से अलग हो गया है, कि वे अब संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक नहीं रहेंगे। एक एक करके 6 अन्य राज्यों ने भी ऐसा ही किया और वे एक नई सरकार बनाने के लिए एकजुट हुए, जिसे कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका कहा गया। दक्षिण के लोगों का लंबे समय से मानना था कि किसी भी राज्य को किसी भी समय संघ से अलग होने का अधिकार है। इसे राज्यों के अधिकारों का सिद्धांत कहा जाता है। कॉन्फेडरेट राज्यों ने तुरंत जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति चुना और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फरवरी में श्री लिंकन शपथ ग्रहण के लिए वाशिंगटन गए। उनके दुश्मनों ने खुलेआम दावा किया कि वे कभी भी जीवित उस शहर में नहीं पहुंचेंगे और बाल्टीमोर से गुजरते समय उन्हें मार डालने की साजिश रची गई। लेकिन उन्होंने तय ट्रेन से पहले की ट्रेन पकड़ी और सुरक्षित राजधानी पहुंचे। 4 मार्च को उनका शपथ ग्रहण हुआ। उस समय अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मेरे असंतुष्ट देशवासियों, गृह युद्ध का महत्वपूर्ण मुद्दा आपके हाथों में है, मेरे हाथों में नहीं। आपकी सरकार आप पर आक्रमण नहीं करेगी। आप स्वयं आक्रमणकारी बने बिना कोई संघर्ष नहीं कर सकते। आपने सरकार को नष्ट करने के लिए स्वर्ग में कोई शपथ नहीं ली है, जबकि मैं इसकी रक्षा और बचाव के लिए सबसे गंभीर शपथ लूंगा। संघीय राज्यों ने मांग की कि सरकार को उनकी सीमाओं के भीतर सभी किले, शस्त्रागार और सार्वजनिक संपत्ति छोड़ देनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति लिंकन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे यह स्वीकार नहीं कर सकते कि ये राज्य संघ से अलग हो गए हैं या वे राष्ट्रीय सम्मेलन में दी गई संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की सहमति के बिना अलग हो सकते हैं। और इसलिए अप्रैल में कॉन्फेडरेट तोपों को चार्ल्सटन बंदरगाह में फोर्ट सुमटर पर घुमाया गया और युद्ध शुरू हो गया। राष्ट्रपति लिंकन ने 75,000 लोगों को 3 महीने के लिए सेना में सेवा देने के लिए बुलाया
और दोनों पक्ष महान प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। 4 साल तक चले उस भयानक युद्ध का इतिहास बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। गुलामी का सवाल अब गौण हो गया था। एक पक्ष के लोग चाहे जो भी जोखिम क्यों न उठाना पड़े, संघ को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। दूसरे पक्ष के लोग राज्यों के अधिकारों के, अपने सिद्धांत की रक्षा करने और अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने के लिए लड़े। राष्ट्रपति लिंकन से आग्रह किया गया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग करें और सभी गुलामों को स्वतंत्र घोषित करें। उन्होंने उत्तर दिया, मेरा सर्वोपरि उद्देश्य संघ को बचाना है, न कि गुलामी को बचाना या नष्ट करना। अगर मैं किसी भी गुलाम को मुक्त किए बिना संघ को बचा सकता तो मैं ऐसा करूंगा। अगर मैं सभी गुलामों को मुक्त करके इसे बचा सकता तो मैं ऐसा करूंगा। अगर मैं कुछ को मुक्त करके और दूसरों को अकेला छोड़कर इसे बचा सकता तो मैं ऐसा भी करूंगा। लेकिन आखिरकार तब उन्होंने देखा कि संघ की सफलता गुलामों को मुक्त करने पर निर्भर करती है, तो उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। 1 जनवरी 1863 को उन्होंने एक घोषणा जारी की जिसमें कहा गया कि सभी राज्यों या राज्यों के उन हिस्सों में गुलामों को मुक्त कर दिया जाना चाहिए जो उस समय विद्रोह कर रहे थे। इस घोषणा के साथ 3 लाख से अधिक अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। लेकिन युद्ध फिर भी जारी रहा। हालांकि उसी साल जुलाई में गेटिसबर्ग की लड़ाई में यह एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। उस समय से कॉन्फेडरेट स्टेट का उद्देश्य खत्म होने लगा। धीरे धीरे देशभक्त जो संघ के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे थे जीत गए। 15. एक महान जीवन का अंत। श्री लिंकन के पहले कार्यकाल के अंत में वे फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। युद्ध अभी भी जारी था, लेकिन संघ की सेना अब हर जगह विजयी हो चुकी थी। उनका दूसरा उद्घाटन भाषण बहुत छोटा था। उन्होंने अपनी किसी उपलब्धि का बखान नहीं किया। उन्होंने अपने दुश्मनों की हार पर खुशी नहीं मनाई, लेकिन उन्होंने कहा, किसी के प्रति द्वेष न रखते हुए, सभी के प्रति दया रखते हुए, सही में दृढ़ता रखते हुए, जैसा कि ईश्वर ने हमें सही देखने की शक्ति दी है, आइए हम अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। राष्ट्र के घावों पर पट्टी बांधें। युद्ध में भाग लेने वाले की, उसकी विधवा और अनाथ की देखभाल करें। वह सब करें जिससे हमारे बीच और सभी राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित हो सके और उसे बनाए रखा जा सके। इसके 5 सप्ताह बाद 9 अप्रैल 1865 को संघीय सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया। अब्राहम लिंकन का काम पूरा हो गया। 14 अप्रैल को गुड फ्राइडे था। उस दिन शाम को मिस्टर लिंकन, श्रीमती लिंकन और 2-3 मित्रों के साथ वाशिंगटन में फोर्ड थिएटर गए। 10 बजने से कुछ मिनट बाद जॉन विल्क्स बूथ नाम का एक अभिनेता उस बॉक्स में आया जहां मिस्टर लिंकन बैठे थे। किसी ने उसे अंदर आते नहीं देखा। उसने राष्ट्रपति के सिर पर पिस्तौल तान दी और गोली चला दी। वह मंच पर कूद पड़ा और चिल्लाया, सिक सेम्पर टायरानिस, दक्षिण का बदला लिया गया है। फिर वह पर्दे के पीछे गया और मंच के दरवाजे से बाहर निकल गया। राष्ट्रपति आगे की ओर गिर पड़े। उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने न तो कुछ देखा, न सुना, न ही कुछ महसूस किया जो हो रहा था। दयालु हाथों ने उन्हें पास ही एक निजी घर में पहुंचाया। अगली सुबह 7:20 पर उनके पास खड़े लोगों ने यह शोकपूर्ण समाचार दिया कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई। वह 56 वर्ष के थे। पूरा देश उनके लिए रोया। दक्षिण और उत्तर में भी लोगों ने शोक में सिर झुकाया। दुनिया के सभी हिस्सों से शोक की हार्दिक श्रद्धांजलि आई। इससे पहले और उसके बाद कभी भी ऐसा सार्वभौमिक शोक नहीं हुआ। अब्राहम लिंकन की कहानी भी ऐसी ही है। दुनिया के इतिहास में दृढ़ता, धैर्य, सम्मान और उद्देश्य की सच्ची महानता के पाठों से भरी कोई कहानी नहीं है। सभी समय के महान व्यक्तियों में उनसे अधिक महान कोई नहीं हुआ है। द एंड। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। इस तरह की महान हिंदी ऑडियो बुक्स सुनने के लिए YouTube के अलावा आप Spotify, Amazon म्यूजिक और Apple पॉडकास्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। आप वहां पर यश माकर द्वारा रिकॉर्डेड और HindiAudiobook.com द्वारा प्रकाशित सभी तरह के हिंदी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर
और इस पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।